मैं अपनी कहानी सखीर इलाज बैरन भई पढ़ना शुरू करूं, उसके पहले आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज मेरा इकलौता बेटा उपांशु 30 साल का हो गया है और आप लोगों से निवेदन है कि आप उसे अपनी शुभकामनाओं और आशीर्वाद से नवाजें। अब इस कहानी सखीर इलाज बैरन भई के बारे में कुछ बात कर लें। सबसे पहले ये बताऊं कि ये कहानी फरवरी 2-4-5-1996 में लिखी गई। लगातार 3 दिनों की किस्त के बाद कहानी पूरी हुई और सबसे पहले इसे गुवाहाटी असम से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक मैगज़ीन पूरब में इसे मेरे मित्र विनोद रिंगानिया जी ने प्रकाशित किया। उसके बाद वाणी प्रकाशन से 2001 में कहानी आई। ये जो 93 से लेकर के 2001-2 तक का जो समय था वो मेरे लिए चुनौतियों, तनावों और समस्याओं से भरा हुआ था। एक तरफ तो मैं बनानी लिख रहा था, अपना दूसरा उपन्यास बनानी, दूसरी तरफ सामाजिक चेतना से लैस कहानियाँ भी लिख रहा था और सबसे अधिक रोमांटिक कहानियाँ इसी अवधि में मैंने लिखी। चलो सखी सौतन घर चली हों, सखीर इलाज बैरन भई, तो मम प्राणम एकम भो, अल्फ़ा, उत्तर राग और इन कहानियों को, इनका संग्रह वाणी प्रकाशन ने छापा 2001 में। और एक तरफ तो इसमें सामाजिक चेतना से लैस कहानियां हैं इस संग्रह में, मैं दिखा देना चाहूँगा, और उसी के साथ 5-6 रोमांटिक कहानियां हैं। और मैं एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि तब तक हमारे छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में पहुंच चुके थे और जब ये कहानी संग्रह छपा उत्तर राग तथा अन्य कहानियाँ, तो उसमें मनोविज्ञान के विद्यार्थियों ने बड़ी दिलचस्पी दिखाई, खास करके इस कहानी में। मनोविज्ञान के एक प्रोफेसर ने एक बार बताया कि मेरी कहानी तो मम प्राणम एकम है, ये रोमांटिक कहानियों में सर्वश्रेष्ठ है। और ज़्यादातर छात्राएं थीं जिन्होंने सखीर इलाज बैरन भई की चर्चा की और लगभग हर छात्र और छात्रा ने ये मत दिया कि ये कहानी ऑटोबायोग्राफिकल है, उसमें लेखक के निजी जीवन का बहुत कुछ अंश उसमें समाया हुआ है। मेरा ये मानना है कि कभी कभी जो काल्पनिक कहानियाँ होती हैं, उपन्यास होते हैं, उनमें कुछ ऐसे सत्य आ जाते हैं जो वास्तविक सत्य से कहीं ज़्यादा वास्तविक होते हैं। और किसी संग्रह का ऑटोबायोग्राफिकल होना उतना आवश्यक नहीं है। कहानी ऑटोबायोग्राफिकल है या नहीं है,
इसको लेकर हमारे ख्याल से बहुत ज़्यादा बहस नहीं होनी चाहिए। कहानी अगर अच्छी है तो अच्छी है, वो चाहे ऑटोबायोग्राफिकल हो चाहे ना हो। अब पेरिस रिव्यू, पेरिस राइटर्स एट वर्क सीरीज़ में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा लेखिका हैं जोन डिडियन। तो वो कहती हैं कि चाहे कोई कहानी आई से शुरू हो, यानी प्रथम पुरुष से शुरू, उत्तम पुरुष से शुरू हो, या ही या शी से शुरू हो, कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता है। अब जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ उत्तर राग, वो कहानी और उसके साथ अन्य जो प्रेम कहानियाँ हैं सब मैं शैली में लिखी गई हैं। और ये अजीब है कि 81 में जब मैं श्रीपत राय साहब से मिला अपने उपन्यास बिरहातु सुल्तान की पांडुलिपि लेकर, तो उन्होंने कहा कि ये मैं शैली अच्छी नहीं है, क्योंकि लोग इसको आपकी आत्मकथा समझ लेते हैं। तो मैंने बहुत नम्रतापूर्वक उनसे कहा कि सर, शेखर एक जीवनी जिसे आप कहते हैं कि आपने 5 बार अज्ञेय से लिखवाया था तब प्रकाश किया था, वो मैं शैली में है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जितने ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे थे वो भी मैं शैली में हैं। अमेरिका के बहुत सारे उपन्यास मैं शैली में हैं। वो कुछ बहुत ज़्यादा इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। और जोन डिडियन तो कहती हैं कि कभी कभी कुछ चीज़ें इसलिए ऑटोबायोग्राफिकल लगती हैं क्योंकि राइटर होमसिक फील करता है। वो अपने बचपन की सड़कों को, मोहल्लों को, उस इलाके को, वहाँ के संगीत को, वहाँ के लोक संगीत को, वहाँ के मकानों को याद करता है। तो फिर जब कोई लिखता है कोई उपन्यास या कोई कहानी, तो वो सारे डिटेल्स उसमें रख देता है क्योंकि होमसिक फील कर रहा है। वो कहती है कि ए क्लोज थर्ड इज ऑलमोस्ट एज आई। अन्य वचन में आप कोई रचना लिखें तो वो मैं शैली में लिखी रचना के बराबर ही लगभग होता है। और ये चीज़ और मुझे बड़ी आश्चर्यजनक लगी कि जो मनोविज्ञान के छात्र थे, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, खास करके लड़कियां, उन्होंने इस कहानी को ऑटोबायोग्राफिकल कहा। लुकेल इसका शिलांग है। और ये कहानी कहीं से भी ऑटोबायोग्राफिकल नहीं है। बस एक सीन इस कहानी का, वो कुछ हद तक उसको आप सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कह सकते हैं। यहाँ हमारे डिफू शहर में बिहार के एक शिक्षक रहते थे। उनको शास्त्रीय संगीत का बहुत शौक़ है और हमारी बहुत सारी कहानियों की पांडुलिपि, प्रेस कॉपी उन्होंने खुद अपने हाथ से लिख के बनाई। और उनका एक लड़का 7-8 साल का उनके साथ रहता था। और वो मैथ्स और हिंदी की बहुत ट्यूशन करते थे। बहुत उनको गार्जियन परेशान किए रहते थे। और उनको संगीत का भी बहुत शौक़ था। तो वो छोटा सा सीन, वो थोड़ा सा उनसे इंस्पायर्ड लगते थे। यहाँ जो नायक है वो उनसे बहुत कुछ अलग है और बच्चा भी बहुत कुछ अलग है। तो
अब कहानी पर आते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल कतई नहीं है और लोकेल नॉर्थ ईस्ट ज़रूर है, क्योंकि जब मैं 68 में पब्लिक सर्विस कमीशन को फेस करने के लिए शिलांग गया, तब शिलांग असम की राजधानी था और इतना सुंदर था शिलांग कि उसी की वजह से मैं आसाम एजुकेशन सर्विस में सेलेक्ट हो जाने के बाद रह गया। अंत में नहीं रहा शिलांग असम के साथ, इसका मुझे दुख है। इस कहानी का लोकेल शिलांग है और कहानी की नायिका ड्रामेटिक मोनोलॉग की शैली में ही इस पूरी कहानी को बता रही है। अब मैं कहानी पढ़ता हूँ। सखीरी लाज बैरन भई। सबसे पहले शिलांग की वो सर्दी ही याद आती है। उस साल अपने शहर में इस तरह जाड़ा पड़ा था जैसे कहर बरपा हो। पूरा शहर सर्दी और कोहरे की कफन से ढक सा गया था। बार बार सांप्रदायिक दंगे उठते और लोग बाग दहशत ज़दा होकर अपने दड़बों में दुबके रहते। पर मेरे बाबा थे कि संगीत की महफिलें छोड़ ही नहीं सकते थे। विष्णुपुर में बरुआ अंकिल के घर गंगा जमनी महफिल थी। वो महफिल नहीं जो तुम्हारे उत्तर प्रदेश में जमती है। नायिका जो है नायक को याद करके उसी से ड्रामेटिक मोनोलॉग की शैली में अपनी कहानी कह रही है। यहाँ रवीन संगीत और ज्योति संगीत को एक मंच से पेश किया जाना था। बाबा ने कहा था गंगा जमुनी में इस बार सरस्वती का भी संगम होगा, यानी कि एक शर्मीला सा कलाकार गज़ल पेश करेगा। उसी महफिल में तुम्हें पहली बार नज़दीक से देखा था। तुम एक कोने में गुमसुम से बैठे बिसूर रहे थे। तुम्हारी कनपटी के बालों का एक गुच्छा रूपाब दिख रहा था। लड़कियों ने फुसफुसा कर कहा, है इसने सफ़ेद दाढ़ी लगाई है, एकदम जवान है कम वक्त, ऐसी गज़ल गाता है कि कलेजा बाहर निकल आए। और इसकी शिष्याओं को तो देखो, सारी ब्यूटीज़ इसकी गंडाबंद शिष्याएँ हैं। गाने के पहले डिनर हुआ था जिसमें मैं तुमसे रूबरू हुई थी। मैंने जब हिरन का मांस तुम्हारे सामने पेश किया तो तुम एकाएक बोल उठे, ऐ लड़की तू क्या कर रही है? कहीं ऐसे जीव का मांस भी खाते हैं जिसकी आंखें इतनी प्यारी हों? और मैं सॉरी कहकर खिसक गई थी। फिर सक्सेना आंटी ने तुम्हारी थाली में डाला था एक पराठा, गोभी का निरामिष मुर्ग मुसल्लम, लहसुन की चटनी, मेरी माँ का बनाया हुआ बांस के कल्ले का अचार और हिमाधर ने बड़ी दरियादिली के साथ परोसा था अंगूर का रायता। बहुत मान मनोवल के बाद तुमने दूसरा पराठा लिया था। मैं तुम्हारे पास ही बैठकर खाने लगी थी। तुमने फिर मुझे ही छेड़ा था, तू कैसी ब्राह्मण कन्या है कि मछली का सिर खाए जा रही है। फिर तुम्हारा बबला दंदनाता हुआ मेरे पास आया था और बोला था, पापा पापा मुझे थोड़ा चिकन खाने दीजिए ना प्लीज़। और मैंने तुम्हारी इजाज़त के पहले ही उसे अपने पास बिठा लिया था और चिकन खिलाने लगी थी। ये बच्चा एकदम तुम्हारी तरह दिखता था। महफिल शुरू हुई तो फिज़ा में फिर उदासी छा गई। बाबा को फरमाइशी तौर पर गाना पड़ा, शे करे छे भालो निठुरो है। और अचानक तुम्हारी आंखों की उदासी गहरा गई थी। फिर तुमने जिगर मुरादाबादी की गज़ल पेश की थी। हिमा ने सितार पर संगत दी थी। अब उनका क्या भरोसा, वो आए या ना आए, आए गमे मोहब्बत तुझको गले लगाएं। महफिल ख़त्म हुई तो सक्सेना आंटी ने मुझे, तुम्हें, बाबा और बबले को घर भिजवाने के लिए अपनी गाड़ी भेजी। बबला मुझसे इस तरह सटा बैठा था जैसे मेरा ही बच्चा हो। तुम्हारे घर के पास जब मैंने बबले से पूछा था, कहाँ है तुम्हारी मम्मी, तब उसने कहा था अपने नकली हस्बैंड के पास, द स्मगलर हु हैज़ 4 वाइफ्स। और मैं दंग रह गई थी। पास ही था तुम्हारा घर, सामने की पहाड़ी पर मेरे कमरे की खिड़की से तुम्हारे बंगले की हरी छत दिखती थी। उस घर में एक बंगाली वृद्धा रहती थी, शारदा मासी।
जो तुम्हारे घर और तुम्हारे बबले को संभालती थी। शारदा मासी के अलावा तुम्हारा बेटा मयंक उर्फ बबला था, जो माँ से दूर केवल तुम्हारे सहारे रहता था। और तुम तो थे ही, तुम यानी कि प्रतीक पाराशर, बेलौस, एकाकी, हर कलाकार की तरह लगभग निस्संग लेकिन एकांगी। असफल प्रेम पर गाया बाबा का संगीत तुम्हें बुरी तरह विचलित कर गया था। कैसे तुम्हारी आंखें डबडबा आई थीं। कुछ लोग तुम्हें लौह पुरुष कहते, कुछ चालाक, पर मुझे तो तुम बबले की इनलाज कापी लगते थे। मैं बबले के लिए ही तुम्हारे घर जाने लगी थी। उस घर के एक कमरे में ब्लैक बोर्ड लगा रहता और तकरीबन 10-12 लड़के तुमसे मैथ्स की ट्यूशन लेते, और दूसरे कमरे में एक सितार होता, एक जोड़ी तबला और एक पुरानी हारमोनियम। ये अंश डिफू का है, इसको आप चाहें तो ऑटोबायोग्राफिकल कह सकते हैं। उस कमरे में भी तुम ट्यूशन की क्लास चलाते थे, जहाँ काफ़ी कलर वाली निहायत खूबसूरत बंगाली लड़कियाँ तुमसे गज़ल सीखती थीं और 2-3 खासी लड़के सितार सीखते थे। बहुत जल्दी तुम रबीज संगीत गाने लगे थे और मैं मीर तकी मीर और जिगर की गज़लें गाने लगी थी। फिर तुम बाबा की महफिलों के सबसे चमकदार सितारे बन गए थे। लेकिन पता नहीं क्यों धीरे धीरे तुम्हारी सारी शिष्याएँ सपना, सुवर्णा, पिंकी, हिमा वगैरह मुझसे चिढ़ने लगी थी। मैं तुम्हारे घर आती तो पिंकी कलकतिया बंगला भूल कर सिलहटी में बकबकाती, जाओ तुम्हारा बबला रो रहा है तुम्हारे लिए। कभी सुपर्णा अपनी सुराहीदार गर्दन झटक कर अंग्रेजी में फटफटाती, व्हिच बबला डू यू वांट प्लीज़, द लिटिल वन और द ग्रोन अप वन। और फिर मैंने समझा था कि बड़े बबले यानी कि तुम्हें मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने धीरे धीरे हिंदुस्तानी खाना बनाना सीखा। केडिया आंटी से लहसुन की राजस्थानी चटनी बनानी सीखी, सक्सेना आंटी से दाल माखनी और तुम्हारा फेवरेट सकपैता। मैं धड़ाधड़ तुम्हारे किचन में घुस जाती और बासमती चावल और उड़द की दाल बनाकर तुम्हें खिलाती। पहली बार खिलाया था तो तुमने एकदम थोड़ा सा खाया था और मैंने कहा था, क्या अंकल लड़कियों की तरह इतना सा खाना खाते हैं, बल्कि लड़कियों से भी कम, देखिए मैं कितना ज़्यादा खाती हूँ। और तुम मुस्करा दिए थे। फिर मैंने बड़ी चतुराई से जान लिया था कि तुम्हें पसंद है बेझड़ की मोटी रोटी, चने का साग, गुड़ के साथ मूंगफली, कम चीनी वाली चाय और ज़्यादा चीनी वाला दही और सांवली बंगाली लड़कियाँ। लेकिन धत, मैं तो एकदम गोरी थी। ओ लड़की, अब तो मुसीबत आ गई। मुझे सांवली बंगालने पसंद है और तू तो कंचनजंगा है, तुमने कहा था। ठीक है बाबा, अपने मुंह पर कालिक पोत कर आया करूँगी, मैंने छूटते ही कहा था। और तब तुमने एकदम मुकेश की सी आवाज़ में गाकर कहा था, मोरा गोरा रंग ले ले, मोह श्याम रंग दे दे। और मैंने कहा था, गोरे तो दोनों हैं, एक्सचेंज इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन ये तो बहुत बाद की बातें हैं, शायद अब तक तुम भूल चुके होगे। बबला की मम्मी यानी तुम्हारी भूतपूर्व पत्नी ने तुम्हारे ऊपर गुंडे लगवा दिए थे। मुझे पाकर तुम्हारी आंखों में जो चमक उतर आई थी उससे वो चिढ़ गई थी। तुम्हारी दाहिनी आंख पर जख्म था, सिर पर पट्टी बंधी थी। मैं तुम्हें देखने गई, साथ में बाबा भी थे। तुम्हारा बेडरूम चंदन की अगरबत्ती से गमक रहा था। तुम्हारी शिष्याएँ अपनी खूबसूरत आँखों में घड़ियाली आंसू भर तुम्हारी तीमारदारी कर रही थी। वो एक गंडा बंद शिष्याएँ थी, इसलिए तुम्हारी बेटियाँ थीं, तुम पर उनका ज़्यादा अधिकार था। मैं सीधे तुम्हारे सिरहाने के पास पहुँची। ऐसा सदमा लगा था कि मैं पागल हो जाऊँगी। पता नहीं कैसा भूत सवार था मेरे सिर पर। मैं मंत्र मुक्त सी तुम्हारे पास चली गई। मैंने बाबा के सामने तुम्हारा सिर दबाना शुरू किया। पिंकी, सुपर्णा, सपना सभी ने जल भुनकर मेरी ओर देखा, पर बाबा थे इसलिए कोई कुछ न बोल सकी। अचानक हिमा, कमिश्नर की बेटी, एक गिलास दूध लेकर निकली। मुझे देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। वो फुसफुसा कर बोली, एक्सक्यूज़ मी, और दूध का गिलास तुम्हारे लबों पर लगा दिया। लोग कहते थे कि हिमा कश्मीरी है।
बड़े बाप की बेटी है और तुम्हारी शिष्याओं में सबसे हसीन भी है। मन ही मन वो तुम्हें चाहती है, बस चाहती है कि प्रपोजल सर की तरफ से आए ताकि उसका पलड़ा भारी रहे। पर तुम उसे घास नहीं डालते थे। कमिश्नर को सर न कहकर मिस्टर धर कहते और हिमा के शास्त्रीय सौंदर्य को साफ नज़रअंदाज करते थे। पर वो बड़ी चिपकी हुई बबले को मर्सिडीज में घुमाने का प्रलोभन देती, टाफियाँ देती, पर बबला उसे झिड़क देता। जब मैंने सिर छोड़कर एक और जाना चाहा तो तुमने कहा था, दबाते रहो सिरिड़ा, नो मिल्क प्लीज़ हिमा, थैंक यू ऑल द सेम। हिमा का मुंह बन गया। वो दूध उठाकर किचन में चली गई थी और वहीं से चीखी थी, इड़ा, 1 मिनट प्लीज़, दूध में कैसा रंग है तू जानती है लड़की? हिमा की आवाज़ खंजर थी। आपने केसर मिलाया है शायद, मैंने उसे इग्नोर करते हुए कहा था। मैं उस घर में पैदा हूँ जहाँ काजू, छुहाड़े और केसर बोरों में भर भर कर रखे जाते हैं। मैंने तो केसर पहली बार टुनटुनमल सिंगवाल के घर देखे, जो मेघालय से टिम्बर स्मगलिंग कर बांग्लादेश भिजवाता है। मेरे बाबा शास्त्रीय संगीत के उस्ताद, वो बेचारे क्या जाने केसर फेसर की बात। मेरी ज़ुबान खुल गई थी। एक बात बताती हूँ लड़की, मैं एमए फाइनल में हूँ, पूरी 25 की, और तू 20 की भी नहीं है। सर 45+ हैं। जो बाप की उम्र का हो उस पर डोरे नहीं डालते। ठीक से सुन ले तू। हिमा का सुंदर कश्मीरी चेहरा बड़ा घिनौना लग रहा था। उस समय मन में आया, ज़ोर ज़ोर से चीख कर कहूँ कि मैं देवदास की चंद्रमुखी हूँ, कि मुझे अपने से 24, 25, 26 साल बड़े तलाकशुदा गायक से प्यार है, कि तुम मेरे प्रेमिक और दोस्त ही नहीं बल्कि मेरे पिता और मेरे बेटे भी हो। पर तुम मौत से जूझ रहे थे और तुम्हें लड़ाकू ईर्ष्यालु औरतों से नफरत है, ये जानकर मैं अपने गुस्से को पी गई। मैंने दूध का गिलास किचन से उठाया और तुम्हारे मुंह से सटा दिया। देयर्स अ गुड बॉय, सोनार छेले, ड्रिंक इट। और तुमने एक सांस में गिलास खाली कर दिया। हिमा की आंखों में काली आंधी छा गई थी और पंकी, पिंकी, सुवर्णा, सपना सभी को जैसे सांप सूंघ गया था। पर कोई कुछ न बोला। बाबा को मज़ा आ रहा था। एक एक कर बड़े बाप की सारी बेटियां खिसक गईं। फिर बाबा ने कहा, दूध में केसर नहीं, थोड़ी सी ब्रांडी डालना चाहिए, अंग अंग की पीड़ा हर लेगी ब्रांडी। पर तुमने कहा, केवल एक चीज़ ही मेरी पीड़ा हरेगी, वो है मौत। बाकी कोई चीज़ मेरी पीड़ा नहीं हर सकती सन्याल साहब। और एकाएक मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। नाउ डोंट क्राई रा, डाइंग हैज़ बीन माई डेली रूटीन सिंस मैरिज, डोंट बी सेंटिमेंटल। गुंडे जान से भी मार सकते थे, मुझे तो बस बबले की चिंता है। फिर मैंने कहा कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, और ना तुमने कहा तुम जीवितम तुमस्मे हृदयम द्वितीयम। पर हम दोनों ने जाना कि हम एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मैंने तुम्हें इस तरह नर्स किया जैसे मैं तुम्हारी माँ हूँ, और तुम ग्रीन, पुनर्नवा, लिबोमिन और बीजी फास की बोतलें बंधवा कर मेरे लिए लाते और बड़े अधिकार के साथ कहते, अगर इन्हें ठीक से न खाया तो देखना। क्या आंटी को भी इसी तरह खिलाते थे दवाइयाँ और टॉनिक? एक दिन मैंने नारी सुलभ जिज्ञासा से पूछा था। एक फ़र्क था इड़ू, तुम्हें खिलाकर धन्य हो जाता हूँ, पुरुष औरत को अपना फ़र्ज समझकर खिलाता था। जुम्मे 2 लाख रुपए खर्च हुए थे उसकी चिकित्सा में, इसीलिए घर में गरीबी आई थी और मैं एक नाकारा पति हो गया था। खैर, तुमने मुझे बुझे मन से कहा था। एक ही बात समझ में नहीं आती थी कि तुम यानी प्रतीक पाराशर अपने भविष्य के लिए कोई योजना क्यों नहीं बनाते। बस मैथ्स और संगीत के ट्यूशन, बबला को बहलाना और अपनी बड़ी रसीली आंखों में उदासी भरकर शिलांग की सड़कों पर घूमना देर रात तक। तुम पर बड़ा गुस्सा आता कि तुम क्यों नहीं अकेले में मेरी बाहें पकड़कर ये कहते कि ऐ लड़की, तुझे मेरे बबले की असली मम्मी बनना पड़ेगा। और सचमुच इसी अल्हड़पन के लिए तुम पर प्यार भी आता। फिर एक दिन मैं तुम्हारे यहाँ गज़ल सीखने गई, एकदम अकेली। बबला सोया हुआ था, मासी भी घर में नहीं थी।
तुम सितार पर तलत महमूद की गज़ल बजा रहे थे। जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। मैं एकदम तुम्हारे पास सटकर बैठ गई, लगभग तुम्हारी पीठ को टच करती हुए, और गाने लगी। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा तेरी जुल्फ़ों के तले। फिर पता नहीं क्या हुआ, तुमने सितार एक तरफ रख दिया और मुझे अपनी ओर खींचा। तुम्हारे शाकाहारी शरीर की गंध मन प्राणों में आनंद मूर्छा भरने लगी। सचमुच मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ये सब। पुरुष का पहला प्रेमिल स्पर्श था वो, पर तुमने सीधे मुझे चूम लिया। कवि, कथाकार, रसिक और कलाकार लोग प्रेयसी की आंखों को चूमते हैं, ऐसा मैंने सुना था, लेकिन तुमने बरबस मेरे होठों पर चुंबनों की झड़ी लगा दी। मुझे बुरा नहीं लगा था, किंतु मैंने आशा की थी कि तुम शादी का प्रस्ताव रखोगे और कहोगे, ईड़ू मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं जानती थी प्रेम रोग तुम्हें खाया जा रहा है। तुम उसी तरह मेरे घर पर मंडराया करते थे जैसा चेरापूंजी के बादल पहाड़ों पर मंडराते हैं। तुम्हारे चेहरे की एक एक लाइन मुझे याद है। तुम्हारी आंखों में केवल इड़ू होती थी उन दिनों। मैं जानती थी मैं तुम्हारे मन प्राणों में समा गई हूँ। मैं ये भी जानती थी कि ना तो तुम काफ़ी कलर वाली सुंदर बंगालिनों को चाहते हो और ना ही सोने की रंग। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए मशीन बंद हो गई थी। मैं ये भी जानती थी कि ना तो तुम काफ़ी कलर वाली सुंदर बंगालिनों को चाहते हो और ना ही सोने की रंग वाली रईस जादी कश्मीरी हिमा को। तुम्हारा जन्म तो मेरे लिए हुआ है, परंतु मैंने एक सांघातिक भूल कर दी। मैं उस समय अल्हड़ थी, किंचित रूप गर्भिता भी, जिसके लिए तुम ही जिम्मेदार थे। किस तरह मेरी उंगलियों को पकड़ते और कहते, तुम्हें पता है इड़ू, तुम्हारी उंगलियां गीतांजलि की कविताएं हैं। और फिर तुम उन्हें अपनी आंखों से पीते। मेरे बालों की लंबाई, घनेपन और कालिमा को देखकर जीवनानंद दास को याद करते, चूल तार निशा विदिशार अंधकार। इन सारी चीज़ों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मैंने ये भी पढ़ा सुना था कि बहुत आसानी से पाने वाली प्रेयसी से पुरुष नफरत करने लगता है। ये तुम्हारा प्रथम चुंबन था। मैंने अभिनय किया, विश्वास करो मात्र अभिनय। बहुत धीरे से कहा, आई हैड एक्सपेक्टेड फादरली अफेक्शन फ्रॉम यू, बट यू आर गोइंग ऑन अ डिफरेंट ट्रैक। और मैं धीरे धीरे उठकर चलने लगी, बहुत धीरे धीरे। मैंने आशा की थी कि तुम अपना आसन छोड़कर मेरे पास आओगे और कालिदास की तरह कहोगे, चचाल बालास्तन भिन्न बलकला। और जब मैं रुक जाऊंगी तब फिर कहोगे, शैलाधिराज तनया नय उन्नतस्थो। एक रसिक और शिवभक्त से यही अपेक्षा थी, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। मैंने कनखियों से तुम्हारी तरफ देखा। तुम्हारा पूरा चेहरा लज्जा से पानी पानी हो रहा था। कोई कुछ भी कहे, तुम्हारा चरित्र निर्मल था और मेरी काली जुबान से फादरली अफेक्शन अल्फाज निकल गए थे। तुम्हारी आंखों में आंसू थे। मेरे शब्दों ने हमारे बीच में फैली 25-26 साल की खाई को और गहरा कर दिया था। शायद तुम्हें मैंने फादरली अफेक्शन की बात कहकर परोक्ष रूप से बुढ़ा कह दिया था। मन में आया मैं वापस तुम्हारे पास लौट जाऊं और तुम्हारे वृषभ कंधों पर सिर रखकर तुम्हारे बालों में उंगलियां फिराकर कहूं, डोंट क्राई माई ग्रोन अप बेबी। पर लज्जा ने मुझे विचलित कर दिया था। मैं धीरे धीरे पहाड़ से उतरी, नीचे पहुंची तो लगभग हाँफने लगी। पीछे मुड़कर देखा कि तुम पीछे पीछे मुझे मनाने आ रहे हो या नहीं। बार बार मुड़कर देखा, पर तुम ना आए। दूसरे दिन शारदा मासी ने बताया कि वो लड़का विक्षिप्त सा हो गया है, लखनऊ चला गया है, पता नहीं कब लौटे। हफ्तों बीत गए। मैंने खाना पीना गाना लगभग सब बंद कर दिया था।
फिर एडवोकेट नंदी अंकल घर आए, बाबा के पास मुझे बुलाया और कहा, लकी गर्ल, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। फिर उन्होंने तुम्हारा गिफ्ट डीड मुझे थमाया। तुम मिडिल ईस्ट में किसी असाइनमेंट पर जा चुके थे। तुमने अपना बंगला मेरे नाम कर दिया था और बाबा को लिखा था, सन्याल साहब, मैं शायद अब ब्रह्मपुत्र के उस पार कभी ना हूँ। शिलांग की यादें मुझे पागल बना देंगी। मुझे और बबला को जितना स्नेह आपके परिवार ने दिया है, उसका ऋण कभी नहीं चुका पाऊँगा। भगवान ने आर्थिक संकट दूर कर दिया है। मेरा बंगला अल्लाह के लिए है, ए सिंबल ऑफ फादरली अफेक्शन। फादरली अफेक्शन डबल इन्वर्टेड कामा में था। मैं ड्राइंग रूम से उठकर बेडरूम में चली आई। मन में आया कि गिफ्ट डीड चाक कर डालूं, फाड़ डालूं अपनी साड़ी, बालों को नोच डालूं और चीख चीख कर कहूं, मैं पापन हूँ और पूरी बेवकूफ़ भी। फादरली अफेक्शन केवल अभिनय में कहा था। तुम मेरे पिता, मेरे प्रेमिक और बेटे सब कुछ तो थे, परंतु तीर तरकश से निकल चुका था। तुम्हारा ज़िद्दी स्वभाव सब जानते थे। नहीं तो हिमा तो मुझसे कहीं ज़्यादा सुंदर थी। मैं तुम्हारा उपहार ठुकरा नहीं सकती थी। तुमने ना तो लखनऊ का पता दिया था और ना ही मिडिल ईस्ट का। मैं उन क्षणों को कोसने लगी जब तुम्हारे घर से बाहर निकली थी, केवल स्त्री सुलभ अभिमान की खातिर। मैं क्यों नहीं वापस गई और तुम्हें मनाया। यह बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि तुम बबले से भी ज़्यादा भोले बच्चे हो, शिशु हो एकदम, लेकिन मेरी लज्जा ने मुझे मार डाला। अब तो वही हरी छत वाला बंगला है, उसमें बबला की वो तस्वीर रखी है जो तुमने बाबा के लिए भेजी थी। अब तो माँ बाबा की केवल यादें ही बची हैं। तुमने अपनी कोई तस्वीर भी ना दी मुझे। तुम इतने निष्ठुर होगे यह सपने में भी न सोचा था। तुम्हारे दिए कितने संबोधन इस शरीर की रक्त शिराओं पर बजते रहते हैं। इड़ा, प्रसाद की इड़ा सरीखी महाप्राण का मुक्त छंद। और कभी कभार बहुत जज्बाती होने पर यूँ कहना। हरी छत वाले बंगले की सीढ़ियाँ चढ़ते समय मुझे अपनी बुलंद आवाज़ को मंद्र में ढालकर कम माई ओनेस्ट कहना। और कभी चंचल किशोरों वाले मूड में आकर छेड़ना, उंगलियां सितार पर ठीक से नहीं दौड़ रही हैं ना, जाड़ा है ना, कदमों के नीचे अपना दिल बिछा दूं। कितने प्यारे हैं पाँव, कीट्स की बुलबुल के पंखों जैसे। मेघालय की सारी लकड़ी तो बनिए चुरा ले गए, अब तो केवल दिल ही पाँव में गर्मी पैदा कर सकता है। और शर्मसारी में मेरा धत्त कहना, अपने साथ साथ तुम मेरा सारा चैन लेकर चले गए। वो कमरा जहाँ तुमसे अंतिम मिलन हुआ था उसी तरह है। तुम्हारे तबले, सितार और हारमोनियम यथास्थान रखे हैं। तुम आज कहाँ हो मैं नहीं जानती। शिलांग की सर्द रातों में जब अपने पाप का दंश मेरे अंतस को बीनता है, मैं उठकर इस कमरे में आती हूँ, तुम्हारा सितार उठाती हूँ और गाने लगती हूँ, सखीरी लाज बैरन में। एक बात और मैं बताना भूल गया कि लता मंगेशकर का एक रिकॉर्ड निकला था, चला वही देश, जिसमें उन्होंने मीरा के भजनों को गाया था। तो उनका गाना तो हमेशा अद्वितीय रहता था, लेकिन चला वही, ये सखीरे लाज बैरन भई, मीरा का ये भजन मुझे सबसे अच्छा लगा था। और कहीं ना कहीं मेरे मन में ये बात थी कि इसी पंक्ति को अगर एक कहानी में ढाला जाए तो कैसा लगे, जहाँ लाजवंती होना किसी स्त्री के लिए अभिशाप हो जाता है और बहुत सारी परिस्थितियाँ होती, तब कोई कहानी पकती है अंदर। और ऑटोबायोग्राफिकल होना ना होना ये उतना आवश्यक नहीं, जैसा पहले हमने कहा। कहानी अगर अच्छी हो तो ठीक है, कहानी अच्छी है या बुरी है इस बात पर कहानी का ग्रेडेशन होना चाहिए, ना कि इस पर कि वो आत्मकथा है या आत्मकथा नहीं है। अब बीच में गड़बड़ी आ गई थी जिससे पढ़ना बंद हो गया था, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और यदि किसी मित्र को कोई प्रश्न पूछना है तो उसका स्वागत है।
लगता है कोई प्रश्न नहीं है। आप लोगों ने धैर्य के साथ मुझे सुना, आप सभी लोगों को धन्यवाद है। नमस्कार।